दोस्तों, हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। हम पाचन तंत्र के बारे में पूरा संपूर्ण पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। जो हमारे एग्जामों में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं पाचन तंत्र से, हम वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम एक-एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन का मतलब होता है जटिल पदार्थों को सरल टुकड़ों में तोड़ना। ये एंजाइम एंजाइम है जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या है? एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम का निर्माण कैसा होता है? प्रोटीन से होता है। एंजाइम का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना। एंजाइम का कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना। ये स्रोत क्या है? ये कैसा स्रोत है? ये बहिस्रावित ग्रंथि पाई जाती है इसमें, बहिस्रावित ग्रंथि के तहत है, ठीक है? पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन में होता है। एंजाइम किस में होता है? मूल रूप से प्रोटीन में होता है। पाचन के बाद भोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। पाचन के बाद भोजन, जो हमारा भोजन होता है, वो ग्लूकोज में बदल जाता है। पाचन तंत्र के भाग। पाचन तंत्र के जो भाग हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला पाचन ग्रंथि, दूसरा आहार नाल। आहार नाल का मुख्य काम होता है मुख से जो आहार नाल का भाग होता है वो मुख से कहाँ से तक का भाग होता है? कहाँ तक होता है? मुख से का भाग होता है, उसे आहार नाल कहते हैं। इसे गूदा तक का भी भाग कहते हैं। मलाशय को गूदा भी कहते हैं। पाचन ग्रंथि में 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। जहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझिए आप। लाल ग्रंथि हम क्या बने अब पढ़ेंगे हम क्या? लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी, अर्थात कितनी होती है? 6। यदि आपसे कोई पूछे लाल ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। ये पूछे लाल ग्रंथि कितनी होती है? कुल कितनी होती है? तो 6 होती हैं। स्रोत कहाँ से? लार से। लाल ग्रंथि कहाँ से बनती है? लार से बनती है। और इसकी मात्रा क्या होती है? एक दिन में एक व्यक्ति कितनी लार बना देता है? 1.5 लीटर लार बन जाती है एक व्यक्ति की। ठीक है? 500 ml जिसे बोलते हैं लीटर, मतलब 1.5 लीटर प्रतिदिन वो लार बनाता है। ठीक है? अपने मुख से लार उससे बनती है। इसका पीएच मान क्या होता है? लार का पीएच मान क्या होता है? 6.8। 6.8 की प्रकृति कैसी होती है? पीएच मान की प्रकृति, लार की प्रकृति कैसी होती है? हल्की अम्लीय, जिसका पीएच मान 6.8। 6.8 का मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? हल्की अम्लीय टाइप की है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं 2। लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। पहला टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम। पहला टाइलिन, दूसरा लाइसो। लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन-कौन से? टाइलिन, टाइलिन को हम एमाइलेज भी कहते हैं। दूसरा लाइसोजाइम। आइए समझते हैं टाइलिन। टाइलिन टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन में स्टार्च को माल्टोस शर्करा में बदल देता है। टाइलिन क्या कार्य करता है? स्टार्च को माल्टोस शर्करा में बदल देता है। और लाइसोजाइम का कार्य होता है सूक्ष्म जीवों का विनाश करना। इसे हम सूक्ष्म जीवों का विनाश करना, अर्थात जैसे हम कभी-कभी हमारे मुख में जो छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, जैसे खाने के तहत या हम दूषित खाना खा जाते हैं, कभी-कभी दूषित पानी पी जाते हैं, उसके तहत सूक्ष्म जीवों को विनाश कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। इसे हम पूर्तिरोधी एंजाइम भी कहते हैं। इसके आगे समझिए पैरोटिक ग्रंथि क्या है? पैरोटिक ग्रंथि ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी पाई जाती है? पैरोटिक ग्रंथि पाई जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि लार में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? तो पैरोटिक ग्रंथि होती है। इसी को हम कर्णमूल भी कहते हैं। आइए अब समझते हैं हम लीवर, यकृत के बारे में। क्या? यकृत या लीवर। लीवर का स्थान, मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी। ये नहीं कि मैं फालतू की इसमें पढ़ने को तो बहुत सारा, जितना पढ़ो उतना ही कम है, पर वही चीज़ें बताऊँगा जो मेन है, पेपर में पूछी जाती है, एग्ज़ाम के साथ बताऊँगा, ठीक है? यकृत, लीवर। लीवर का स्थान कहाँ पाया जाता है? अमाशय के ऊपरी दाहिनी ओर पाया जाता है। यकृत, लीवर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? स्थान कौन-सा? अमाशय के ऊपर दाहिनी ओर होता है। यकृत, लीवर का रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? भूरा रंग होता है। इसका वज़न कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना वज़न होता है? यकृत या लीवर का वज़न कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। 1400 ग्राम के आस-पास लीवर का वज़न होता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिप्टोलॉजी कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? यकृत। एक क्वेश्चन यहाँ से अधिकतर पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो यकृत है। कौन-सी है? यकृत है। शरीर का दूसरा सबसे व्यस्तम अंग है। यकृत क्या है? शरीर का दूसरा सबसे व्यस्तम अंग है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि शरीर का पहला सबसे व्यस्तम अंग कौन-सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। यदि नहीं पता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा।
शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन बन जाता है कि शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? यकृत को, छोटी आंत को, अमाशय को, अग्नाशय को। तो आंसर आपका क्या होगा? छोटी आंत को नहीं कहते, यकृत को कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। और सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता भी पाई जाती है। ये पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है? जैसे कि छिपकली की पूंछ का कट जाना और वो फिर जब भी चलती रहती है, ऐसे ही यकृत होता है। यदि हमारा यकृत खराब हो जाता है और यदि चलाना होता है तो चलता रहता है। इसी में सब सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, हम इसी को कहते हैं। अब आते समझिए यकृत के कारक और कौन से? यकृत क्या क्या करता है? यकृत पित्ताशय रस का निर्माण करता है। क्या करता है? पित्ताशय रस का निर्माण करता है। वसा का वशीकरण करता है। क्या करता है? वसा का वशीकरण करता है। ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। क्या करता है? ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। यकृत को शरीर का इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। शरीर का इन्वर्टर, यकृत को शरीर का इन्वर्टर कहते हैं। यदि क्वेश्चन बनता है कि शरीर का इन्वर्टर किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यकृत को कहा जाता है। अब समझिए, वसा विलेय विटामिन का संश्लेषण करता है। वसा विलेय विटामिन का संश्लेषण करता है। मृत आरबीसी का अवशोषण करता है। ये सब कौन करता है? यकृत करता है। प्रोथोमिथ्न व हिपेट्रीन प्रोटीन का निर्माण करता है। भ्रूण में आरबीसी भ्रूण में आरबीसी का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण करता है। यकृत का कार्य क्या है? सबसे मेन यूरिया का निर्माण कौन करता है? आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यूरिया का निर्माण कौन करता है? ये कौन सा पार्ट शरीर का कौन सा अंग करता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत करता है। और एल्कोहल या विषाक्त पदार्थ का अवशोषण भी यकृत ही करता है। एल्कोहल या विषाक्त पदार्थ, जैसे कि हम विषाक्त पदार्थ जहर वगैरह ये हैं, इसका अवशोषण कौन करता है? यकृत ही। अब समझते हैं अग्नाशय क्या है। अग्नाशय क्या है? स्थान कहाँ पाया जाता है? अमाशय के नीचे व छोटी आंत की भुजा के मध्य पाया जाता है। अमाशय के नीचे व छोटी आंत की भुजा के मध्य पाया जाता है। और दूसरा, संरचना कैसी होती है? पत्ती के समान होती है। अग्नाशय की संरचना कैसी होती है? पत्ती के समान होती है। अन्य नाम क्या है? इसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ये किन किन से मिलकर बनी होती है? बहिस्रवी ग्रंथि से और अंतःस्रवित ग्रंथि से मिलकर बनी होती है मिश्रित ग्रंथि, जिसे हम, ये कहाँ पाई जाती है? इसका अन्य नाम क्या है? इसे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय का अन्य नाम क्या है? मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि कैसे बनती है? बहिस्रवित ग्रंथि से और अंतःस्रवित ग्रंथि से बनती है। बहिस्रवित ग्रंथि का भाग कौन सा है? भाग जो पाचन तंत्र में कार्य करता है, उसी को हम बहिस्रवित भाग कहते हैं। अब ये बहिस्रवित क्या है? ये पाचन तंत्र में कार्य करता है। इसका ये बहिस्रवित ग्रंथि का अन्य नाम पुटिका होता है। क्या नाम होता है? पुटिका। इसमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, ये न्यूक्लियस। लाइपेज का कार्य होता है वसा का पाचन। क्वेश्चन यहीं से बनता है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज करता है। पेप्सिन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का पाचन करना होता है। एमाइलेज का क्या कार्य होता है? स्टार्च का पाचन। न्यूक्लियस का कार्य होता है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करना होता है। अब आइए, पुटिका, जो पुटिका होता है, पुटिका क्या है? बहिस्रवित ग्रंथि। पुटिका से अग्नाशय रस स्रवित होता है। कौन सा रस स्रवित होता है? अग्नाशय रस स्रवित होता है। ये याद रखना। ऐसे बन सकता है कि बहिस्रवित ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है? तो अग्नाशय रस स्रावित होता है। इस बहिस्रवित ग्रंथि का नाम ही पुटिका, अन्य नाम क्या है? पुटिका है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो गया। अग्नाशय रस को हम कोलम रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलम रस भी कहते हैं। अग्नाशय रस को हम कोलम रस को पूर्ण पाचन रस भी कहते हैं। और अग्नाशय रस छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन हेतु आता है। अग्नाशय रस छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन हेतु आता है। आहार नाल। आहार नाल का अर्थ है भोजन की नली। आहार नाल का क्या अर्थ है? भोजन की नली। आहार नाल की लंबाई क्या होता है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 30 से 33 फीट होती है। मैं ये सब लिख कर लाया हूँ कि आपको जल्दी से बता दूं, जल्दी कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ, इस वजह में लिख कर पहले से लाया था। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आहार नाल का अर्थ क्या है? भोजन की नली। इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 33 फीट होती है। कितनी होती है? 30 से 33 फीट। और यदि मीटर में पूछे 10 से 11 मीटर होती है, या खाली ऐसे एग्जैक्ट पूछे तो 33 फीट और 11 मीटर। जहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। मुख से मलाशय तक का भाग, मुख से मलाशय तक का भाग आहार नाल के अंदर ही तय होता है। मतलब अब मुख से लगा के मलाशय तक का पूरा ये जो भाग होता है, इसी को हम आहार नाल कहते हैं। सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। और सबसे चौड़ा भाग होता है अमाशय। क्या होता है? अमाशय। आइए आहार नाल के भाग पढ़ते हैं।
आहार नाल के भाग कौन कौन से? मैंने कहा मुख से लगाकर मलाशय तक का। तो मुख और मुख गुहा अंतर होता है। मुख और मुख गुहा, मुख मतलब मुंह, आपके ओंठ, और मुख गुहा मतलब अंदर, ठीक है। ग्रसनी, ग्रास नली, इसी को ग्रसिका बोलते हैं। अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये मलाशय, मलाशय बद गुदा मलाशय एक ही चीज होता है, ठीक है। इसके बाद समझिए मुख क्या, मुख माउथ, ओंठ, ओष्ठ कितने होते हैं? 2। क्वेश्चन में यदि ओंठ ही आएगा या फिर ओष्ठ ऐसे पूछ सकते हैं आपके ओष्ठ, ये तो नॉर्मल, ये तो क्वेश्चन नहीं बनता, बट आपको पता होना चाहिए ना। अब मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लेबाइल ग्रंथि पाई जाती है। ओंठों को नम व चिकना बनाए रखता है। ओंठों को नम व चिकना कौन बना के रखता है? लेबाइल ग्रंथि बना कर रखता है। और मिश्रण कर्ण का क्या काम होता है? ताप के प्रति संवेदनशील। अब जैसे गर्मी आ जाती है, ताप के प्रति संवेदनशील किसका काम है? मिश्रण कर्ण का। और लेबाइल ग्रंथि का क्या काम होता है? ओंठों को नम बनाए रखना। ये आप समझिए मुख गुहा क्या है। इसमें मुख्य रूप से जीभ व दांत का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम जीभ व दांत का अध्ययन करते हैं, उसे मुख गुहा कहते हैं। मुख्य रूप से करते हैं, और भी पार्ट होते हैं, पर हम मुख्य रूप से जीभ व दांत का अध्ययन करते हैं। जीभ और दांत, क्या 2 पार्टों का हम अध्ययन करते हैं, जीभ और दांत। आइए जीभ समझते हैं। जीभ यह एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है। ये आप ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जीभ कैसा अंग है? पेशीय अंग है, आपको पता होना चाहिए। इसे पेशीय अंग को हम मायोजेनिक भी कहते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ग्लोसोलॉजी। क्या कहलाता है? ग्लोसोलॉजी। सूजन, इसमें जीभ में कभी कभी देखते हैं सूजन आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट, ग्लाइसोटेस्ट। इसका स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं? जीभ में स्वाद, हमें स्वाद कैसा था, इसमें कितनी कलिकाएं होती है? स्वाद कलिकाएं होती है 2000 से 9000 तक। कितनी होती हैं स्वाद कलिकाएं? 2000 से 9000 तक हमारी जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं कितनी पाई जाती हैं? 2000 से 9000 तक। स्वाद कितने प्रकार का मिलता है? हमें 4 प्रकार का स्वाद मिलता है। ये तो आपको मीठा मिलेगा, कड़वा मिलेगा, या खट्टा, या नमकीन, या स्वादहीन। जैसे पानी स्वादहीन होता है, आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा। पर आप मिठाई खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मिठाई ये किस भाग से हमें पता चलता है कि मीठा है कि कड़वा है, खट्टा है कि नमकीन है, कैसा है, तीखा कैसा है, इससे हमें पता चलता है। अग्रभाग, हमारी जीभ में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? जीभ में 4 भाग होते हैं। जीभ में 4 भाग होते हैं। जीभ में पहला भाग का काम होता है अग्र भाग का काम होता है मीठा स्वाद। मैं आपको एक फोटो लगा दूंगा, उससे आप देख लीजिए कि अग्र स्वाद किसे कहते हैं। अग्र भाग में मीठा स्वाद समझ में आता है। पश्च भाग में कड़वा स्वाद समझ में आता है। पश्च भाग, जीभ का जो पीछे का भाग होता है, पश्च भाग होता है, उसे कड़वा स्वाद समझ में आता है। और पार्श्व भाग, किनारा भाग, जो किनारे का भाग होता है, उसे खट्टा व नमकीन का स्वाद आता है। और जो मध्य बीच का जो भाग होता है, उसे स्वादहीन कहते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। आ गया समझ में जीभ के बारे में? जहां तक कोशिश थी कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम दांत के बारे में। दांत, जीभ के बारे में हम पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे हम दांत के बारे में। दांत का निर्माण पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, दांत का निर्माण कैसे होता है? तो ओडोटोब्लास्ट कोशिका से होता है, ठीक है। और होता है Ca+P, मतलब कैल्शियम प्लस फास्फेट से इसका निर्माण होता है। इसमें Ca का मतलब है कैल्शियम। कैल्शियम का काम होता है दांत को मजबूत बनाए रखना, और फास्फेट का मतलब होता है चमक से, दांतों में चमक लाना। इस कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca3 कोष्टक PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोडोंटोलॉजी कहलाता है, ये डेंटोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? डेंटिन प्रोटीन पाई जाती है। दांतों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? डेंटिन प्रोटीन पाई जाती है। ऊपरी आवरण क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनेमल, जिसे हम दंत वल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत वॉल भी कहते हैं। शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? इनेमल। अब यदि क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? इनेमल होता है। दांत के कितने प्रकार होते हैं? दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक में कितने होते हैं? 8 होते हैं। रदनक में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अग्रचवर्णक में कितने होते हैं? 8 होते हैं। चवर्णक में कितने होते हैं? 12 दांत होते हैं, अर्थात पूरे 32 दांत होते हैं। कृदनक का कार्य क्या होता है? कृदनक का कार्य क्या होता है? भोजन को पकड़ना व काटना। कृदनक का कार्य क्या होता है? कृदनक दांत जो होते हैं हमारे 8 होते हैं, तो क्या कार्य होता है? भोजन को पकड़ना व काटना। रदनक का कार्य क्या होता है? भोजन को चीड़-फाड़ करना। अग्रचवर्णक और चवर्णक का क्या होता है? भोजन को बारीक-बारीक छोटे-छोटे टुकड़ों में पीसना। दांतों की संख्या, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में 20 होती है। कितनी होती है? 20। किशोर में कितनी होती है? 28। और बूढ़े व्यक्ति वयस्क में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब हम समझिए दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र क्या होता है? ICPM, PM, ठीक है। इससे हम समझेंगे कि आई का क्या मतलब होता है? कृदनक, ठीक है। इंसीजर भी कहते हैं,
आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब के लाइन, क्या के लाइन, और पी एम का मतलब प्रीम मोलर, और एम का मतलब मोलर। इंसीजर का मतलब कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अब हमारे दो जबड़े होते हैं, आपको पता होगा, एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा। आपके ऊपर के दांत और नीचे के दांत, उन्हीं को ऊपरा जबड़ा और निचला जबड़ा कहते हैं। ऊपर जबड़े में दो दांत होते हैं रदनक के, सॉरी कृतनक के, ठीक है। और दो, एक दांत होता है रदनक का, और पी एम का मतलब है अग्रचवर्णक के दांत होते हैं 4, ठीक है। कृतनक के होते हैं 4, रदनक के होते हैं 2, अग्रचवर्णक के होते हैं 4, और चवर्णक के होते हैं 6। ये टोटल होते हैं, मतलब ऊपरी जबड़े में 2, ठीक है। इन सभी का 2, 1, 2, 3, मतलब जो आपके चवर्ण होते हैं ऊपरी जबड़े में आपके 3 दांत पाए जाते हैं, इन सभी में 2 का गुणा करा देते हैं, इसी को कहते हैं दंत सूत्र, ठीक है। ये नीचे ऊपरी जबड़े के और निचले जबड़े के, ऊपरी जबड़े के ये हैं और निचले जबड़े के ये हैं। अब निचले जो कृदनक है, कृदनक ऊपरी जबड़े में 4 दांत पाए जाते हैं कृदनक के, और निचले जबड़े में भी पाए जाते हैं 4। जो आपने जो मैंने आपको पहले बताया था कि कृदनक के 8 दांत होते हैं, ठीक। कृदनक के 8 दांत होते हैं, उन्हीं में ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं, निचले जबड़े में भी 4 होते हैं। ऐसे इसमें 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, तो 4 होते हैं। ऐसे 4 इसमें, 4 इसमें, इसके भी 8 होते हैं। ऐसे 6 इसमें, और मोलर के भी 6, उसके भी 6, तो 12 होते हैं। जहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कुछ जीवों में दांतों की संख्या कितनी होती है। कुछ जीवों में दांतों की संख्या कितनी होती है, जैसे हाथी में कितनी होती है दांतों की संख्या, 14 होती है। कितने दांत होते हैं हाथी के, 14 दांत होते हैं। घोड़े व सुअर में 44 दांत होते हैं। कितने, 44 दांत होते हैं। मच्छर में 22 दांत होते हैं, और मगरमच्छ में 62 से 82 दांत होते हैं। अब सब पूछ ले, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किसके होते हैं, मनुष्य के, घोड़े के, सुअर के, XYZ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसके होते हैं, घोड़ा व सुअर के सबसे अधिक दांत होते हैं, वो भी 44 स्तनधारियों में। बच्चों में सर्वप्रथम आने वाले दांत हैं, उनको कहते हैं कृदनक। बच्चों में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं, आपने बच्चों को देखा होगा, उनमें सबसे पहले कृदनक दांत आते हैं। और अकलदार क्या है, अंतिम 4 चौवर्ण के दांत होते हैं, जो अंतिम के 4 आपके 32 दांतों में से लास्ट के जो 4 दांत होते हैं, जिन्हें हम चवर्ण दांत कहते हैं, उन्हीं को हम अकलदार भी कहते हैं। ये कितनी होती हैं, 4 होती हैं। जीवन में 2 बार आने वाले दांत या अस्थायी दांत या दूध वाले दांत कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। जीवन में 2 बार आने वाले दांत या अस्थायी दांत, ये दूध के दांत, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं, ठीक है। जीवन में एक बार आने वाले दांत या स्थायी दांत कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 12 दांत होते हैं। जीवन में एक बार आने वाले दांत की संख्या कितनी होती है, 12 दांत आते हैं। अभी हमने पढ़े कि 14 दांत होते हैं। हाथी में कितने दांत होते हैं, 14 दांत होते हैं। अब हाथी के बाहरी दांत, जो बाहरी मुंह के बाहर होते हैं, उन्हें 2 दांत होते हैं, उनको कृदनक कहते हैं। और हाथी के भीतर जो दांत होते हैं, उन्हें 12 दांत होते हैं, उन्हें हम रदनक कहते हैं। चूहे व खरगोश के दांत कैसे होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं, कृदनक प्रकृति के होते हैं। जहां तक ये दांत वाला जो पोर्शन था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि ग्रासनी किसे कहते हैं, इसे फेरिंग्स भी कहते हैं। ग्रासनी किसे कहते हैं, ग्रासनी का काम होता है पाचन व भोजन का कॉमन भाग है। पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है। कौन सा भाग है, ग्रासनी एक कॉमन भाग है, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं भोजन व गैस का चौराहा। क्या कह सकते हैं हम, भोजन व गैस का चौराहा। कैसे, जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी आपके गले में होती है, ठीक है। इससे आप भोजन भी लेते हैं और हवा मतलब ऑक्सीजन भी लेते हैं, जिसे हम गैस कह सकते हैं, गैस, ठीक है। मुख से आप भोजन लिया, कहाँ गई, ग्रास नली में गई। नाक से आपने गैस लिया, ये भी कहाँ गई, गैस नली में गई। ग्रासनी से गई गैस, कहाँ गई, ग्रास नली पर आ गया भोजन, ग्रास नली पर आ गया भोजन, और श्वास नली में पहुंच गई गैस, मतलब ऑक्सीजन पहुंच गई श्वास नली में। भोजन से ये अमाशय में पहुंच गया और गैस फेफड़ों में पहुंच गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए आगे, ठीक है, कि एपिग्लॉटिक्स वॉल क्या है, घंटी ढक्कन क्या है, इसका कार्य क्या होता है। भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, जिसे अन्य नाम से आपने ट्रैफिक पुलिस या अपने चिरैया, गले में जो चिरैया के नाम से सुना होगा वो आप जानते होंगे, जहां तक उसी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, घंटी ढक्कन, एपिग्लोटिक्स वॉल, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं, जिसका कार्य होता है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना। यदि आप भोजन करते हैं, आपके खाते समय आप कुछ सोचते हैं और साथ में आपने ऑक्सीजन और मतलब गैस भी, ऑक्सीजन भी ली और खाना भी खाया, आपको ठुकसा लग जाता है, जिससे कहते हैं
और छींक आ जाती है। आप ये तो समझते होंगे कि थुक-सा लग जाना या छींक लग जाना, मतलब हमारी भाषा में इसे कहते हैं, मतलब ये खाना बाहर आ जाता है, आपको कुछ अंदर से धक्का लग जाता है तो खाना बाहर आ जाता है, उसी को कहते हैं, ठीक है? आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम ग्रास नली क्या है? क्या? ग्रास नली। हमने ग्रास नली यहाँ से पढ़ा कि भोजन, भोजन अ से पढ़ा कि मुख से भोजन किया, ग्रासनी में आया, ग्रासनी से ग्रास नली में आया, ग्रास नली में भोजन आया और फिर अमाशय में गया। तो अब पढ़ाते हैं ग्रास नली समझते हैं। इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। कौन-सी गति होती है? क्रमाकुंचन गति, जिससे भोजन फिसल कर अमाशय में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? अमाशय में पहुँच जाता है। इसी को हम ग्रास नली कहते हैं। अमाशय को हम उदर और पेट भी कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? जे आकार की संरचना होती है। कैसी? जे आकार की थैलानुमा संरचना होती है। यहाँ भोजन सर्वाधिक समय तक रुकता है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे शरीर में कौन-सा भाग है जहाँ सर्वाधिक तक भोजन रुकता है? सर्वाधिक समय बिताता है, रुकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अमाशय। और सबसे मेन पॉइंट है अमाशय का कि यहाँ से प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो अमाशय से प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। इसमें भोजन अम्लीय माध्यम से पाचन पचता है, अम्लीय माध्यम में। अमाशय में जो भोजन पचता है वो किस माध्यम में पचता है? अम्लीय माध्यम में पचता है। भोजन कैसा पचता है? अम्लीय माध्यम में भोजन पचता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? नंबर 1 कणिका, ठीक है? कणिका, दूसरा फडिक, तीसरा पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। कौन-कौन से? पाइलोरिक, कणिका और फडिक। अब अमाशय में भाग, अमाशय के जो भागों से निकलने वाले पदार्थ, कौन-कौन से पदार्थ निकलते हैं? अमाशय के भाग से कौन-कौन से पदार्थ निकलते हैं? पहला निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। दूसरा HCl, तीसरा श्लेष्मा। क्या? जठर रस, HCl और श्लेष्मा, ये 3 चीज निकलते हैं। अब समझते हैं जठर रस के बारे में। जठर रस, ठीक है? इसका निर्माण कहाँ होता है? जठर ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? जठर ग्रंथि में होता है, जिसे हम पाइलोरिक ग्रंथि भी कहते हैं। जठर ग्रंथि को क्या कहते हैं? पाइलोरिक ग्रंथि भी कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 से लगा के 1.4 तक होता है। कैसा होता है? जठर रस का प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। एंजाइम कौन-कौन से पाए जाते हैं? जठर रस में कौन-कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? रेनिन व पेप्सिन। कौन-कौन से? रेनिन व पेप्सिन। रेनिन का कार्य होता है दूध से कैसीन प्रोटीन का पाचन करना और पेप्सिन का कार्य होता है भोजन का पाचन करना, सॉरी प्रोटीन का पाचन करना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अब समझते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका निर्माण कहाँ होता है? अमाशय से। कैसे होता है? अमाशय से, अमाशय से, ऑक्सीट्रिंग कोशिका से। कार्य क्या होता है? भोजन को सड़ने से बचाना और सूक्ष्म जीवों का विनाश करना। HCl का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है भोजन को सड़ने से बचाना और सूक्ष्म जीवों का विनाश करना। मात्रा बढ़ाने पर क्या होती है? पेट की अम्लता दूर होती है। क्या होती है? अम्लता जो एसिडिटी दूर हो जाती है। पेट की अम्लता को दूर करने में जो सहायक होता है उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। MgOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है। श्लेष्मा एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। इसका निर्माण श्लेष्मा से ही होता है, ठीक है? इसे हम श्लेष्मा को अन्य नाम से, जो श्लेष्मा से होता है या फिर गोबलेट कोशिका से होता है। किससे होता है? गोबलेट कोशिका से होता है। इसका कार्य क्या होता है? अमाशय को HCl से बचाना, अमाशय को HCl से बचाना। अब हमारा टॉपिक है छोटी आंत। अब हमारा टॉपिक क्या है? छोटी आंत। अब हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत, ये याद रखना। लंबाई कितनी होती है? 21 फीट या 7 मीटर। लंबाई कितनी होती है? 21 फीट या 7 मीटर। ये भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। यहाँ भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। यहाँ पाचन हेतु 2 प्रकार के रस पाए जाते हैं। एक जिसे कहते हैं हम, एक को कहते हैं पित्तरस, दूसरा कहते हैं अग्नाशय रस। यहाँ कौन-कौन से रस पाए जाते हैं? पित्तरस और अग्नाशय रस। पित्तरस क्या है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, यकृत में होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। संरचना कैसी होती है? ये संचित कैसे होता है? संरचना नहीं, संचित है। संचित कैसे होता है? पित्ताशय से होता है। कैसे? पित्ताशय से संचित होता है। इसका पीएच में कितना होता है? लगभग 7.7 होता है। लगभग 7.7 होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एंजाइम अनुपस्थित है। अब पूछेगा
कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर एंजाइम अनुपस्थित रहता है। तो कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? एंजाइम अनुपस्थित रहता है। पित्तरस में कार्य क्या होता है? पित्तरस में कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण, भोजन को अम्लीयता से क्षारीय बनाना, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाना। छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के कौन कौन से भाग हैं? ग्रहणी, मध्यंत और श्रृदंत। ठीक है, श्रृदंत। इसको डुंडिनम कहते हैं, जेजुनम कहते हैं और इम्लियम कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। अब समझिए बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 फीट या 1.5 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 6 फीट या 1.5 मीटर होती है। यहाँ भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है जो सबसे मेन अच्छा है कि हमारे शरीर का कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता? तो वो बड़ी आंत है। कार्य क्या? पानी का अवशोषण करना, विटामिन का संश्लेषण करना, वो भी कौन सी विटामिन? के व बी12। यहाँ जीवाणु बनते हैं ई कोलाई, एक ई कोलाई। बड़ी आंत के भाग कितने होते हैं? 3। कितने भाग होते हैं? 3। सिमक, कोलन और मलाशय। इसका काम होता है, सिमक का काम होता है छोटी आंत व बड़ी आंत का जोड़ना। जो जोड़ होता है छोटी आंत व बड़ी आंत का जो जोड़ होता है उसे सिमक कहते हैं। सिमक के ही पास में परिशेषिका पाई जाती है। ये परिशेषिका क्या होती है? मैं एक चित्र लगा दूंगा। बड़ी आंत का सबसे निचला भाग होता है, बड़ी आंत का जो सबसे निचला भाग होता है उसी को हम परिशेषिका कहते हैं। मलाशय, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, मलाशय, इसमें मल एकत्रित होता है। मुख में पचित भोजन कहलाता है। मुख में पचित भोजन क्या कहलाता है? बोलस। क्या कहलाता है? बोलस। अमाशय में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? काइम। क्या कहलाता है? काइम। छोटी आंत में पूर्ण पचित भोजन क्या कहलाता है? काइम। क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। भोजन के पाचन की क्रिया का क्रम क्या है? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण व संवेगीकरण, उत्सर्जन या त्याग। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें मैंने वही चीजें बताई है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपके काम की है तो बहुत सारी, क्योंकि कहते हैं कि जितना पढ़ो उतना ही कम है, जितना पढ़ो उतना ही कम है। पर मैंने जो जो बताया दिया आप इनको याद करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो पाचन से संबंधित क्वेश्चन आप गलत कर नहीं आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।